चाय का प्याला मैंने होठों से लगाया ही था कि मुझे मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। बरामदे में निकलकर मैंने देखा तो क्या देखता हूं कि चौधरी विशंभर सहाय अपनी नई शेवरले 6 पे बैठे हुए बड़ी बेरहमी से इलेक्ट्रिक हॉर्न बजा रहे हैं। मुझे देखते ही वो हेलो गुड इवनिंग सुरेश कहकर कार से उतर पड़े। गुड इवनिंग चौधरी साहब, अभी चाय पीने बैठा ही था, बड़े मौके से आए आप। चौधरी विशंभर सहाय गठे बदन के लंबे से नौजवान थे। उम्र करीब 25 बरस, रंग सांवला, चेहरा लंबा और चेहरे की बनावट बेहद खूबसूरत। बाल बीच से खिंचे हुए, कलम कान के नीचे तक और दाढ़ी मूछ सफाचट। चेहरे पर पाउडर और क्रीम की एक हल्की सी अस्पष्ट तह। वो धारीदार सिल्क की शेरवानी पहने थे और उनकी टोपी जिसे वो हाथ में लिए थे उसी कपड़े की बनी थी। गरारेदार पायजामा, पैर से मोजा नदारद, लेकिन पेटेंट लेदर का ग्रीशियन पंप शू। चौधरी विशंभर सहाय के पिता हर सहाय अवध के एक छोटे मोटे ताल्लुकेदार थे। विशंभर सहाय अपने पिता की एकमात्र संतान थे, लेकिन लड़कर प्रयाग चले आए थे। पिता और पुत्र के स्वभाव में काफी समता होते हुए भी हल्की हल्की बातों में आपस में गहरा मतभेद रहता। चौधरी हर सहाय और चौधरी विशंभर सहाय शराब में बराबर रुपया खर्च करते थे, लेकिन जहां पिता महुए के ठर्रे की 1.25 बोतल पी जाते थे, वहीं बेटा विस्की के 2 पैग से ही संतुष्ट हो जाता था। न पिता वैश्यागामी थे और न ही बेटा। सिर्फ पिताजी रियासत की कुछ जवान बारिनों और चमारिनों पर 10-15 रुपए महीना खर्च कर दिया करते थे और बेटा नगर में सोसाइटी गर्ल्स की दावत पर और उनको कुछ खेल तमाशे दिखाने वगैरह में 10-15 रुपए खर्च कर दिया करता था। पिता और पुत्र दोनों को ही राजनीति में रुचि थी, लेकिन जहां पिता अमन सभा के सभापति थे, वहीं बेटा कभी कभी खद्दर पहनकर कांग्रेस मंच से व्याख्यान कर दिया करता था। परिणाम स्पष्ट था। एक दिन पुत्र ने पिता को बाग में भूसा भरने वाली कोठरी में बंद कर दिया और गांव में फिर वापस न आने की कसम खाकर शहर की राह ली। 12 घंटे तक गुम रहने के बाद, काफी छानबीन करने के बाद चौधरी हर सहाय उस भूसे वाली कोठरी से बरामद किए गए। अपने बेटे की नालायकी पर चौधरी हर सहाय बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपना पिस्तौल निकाल लिया। पति का यह उग्र रूप देखकर चौधराइन साहिबा यानी चौधरी हर सहाय की पत्नी या चौधरी विशंभर सहाय की मां ने स्वरों के साथ रोना आरंभ किया। शायद पत्नी का यूं अकेले रोना चौधरी साहब को बहुत खराब लगा, इसीलिए उन्होंने भी अपनी पत्नी के स्वर में अपना स्वर मिलाया और उसके बाद दोनों गले मिल लिए। बहरहाल प्रयाग आकर चौधरी विशंभर सहाय ने सिविल लाइंस में कॉटेज किराए पे ली। घर से चलते वक्त वो काफी रुपया अपने साथ लिए थे और उनकी मां भी किसी न किसी तरह घर का खर्च काट कूट कर 200-300 रुपया बेटे को भेज ही दिया करती थी। यार सुरेश, 300 रुपये आज शाम तक चाहिए। आज दिन भर शहर की गली गली छान डाली, लेकिन कहीं इंतजाम न हो सका। आखिर में हार कर तुम्हारा दरवाजा देखना पड़ा। मैं मुस्कुराया। बस इतनी सी बात, अभी लो यार। चाय का प्याला चौधरी साहब के सामने बढ़ाते हुए मैंने कहा। कुछ रुककर मैंने फिर पूछा, भाई आखिर ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी? यार ये न पूछो, क्या कहीं से कुछ फरमाइश तो नहीं हुई? मैंने भेद भरी नजर से पूछा। नहीं, कोई फरमाइश नहीं हुई, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, सक पकाते हुए चौधरी साहब ने कहा। मैं ताड़ गया कि दाल में काला है। देखो चौधरी साहब, बनो मत, ठीक ठीक बता दो, रुपया मुझसे ही लेना आपको। हंसते हुए मैंने कहा, यार कल कार का इंस्टॉलमेंट देना है, बस इतनी सी बात है। आखिर आपको ये क्या सूझी कि जो कार खरीद बैठे? भाई जब आपके रोज के खर्चे ही बमुश्किल चलते हैं। अब यार उस दिन फंसी गए, क्या किया जाए? भाई किस दिन? अच्छा, तो जो बात अभी तक किसी को नहीं बताई वो तुम्हें बतानी पड़ी गई। तो सुनो, अभी 3 महीने की बात है। भुवन के बड़े भाई साहब आए हुए थे। उनसे मिलने के लिए मैं सवेरे उनके बंगले पे पहुंचा। तांगा मैंने बंगले पर पहुंचते ही छोड़ दिया था, क्योंकि काफी लोग इकट्ठा थे और मेरा ख्याल था कि जल्दी छुट्टी न मिलेगी। मेरा अंदाजा गलत भी न था। खा पीकर करीब 12 बजे फुर्सत मिली। अब मुझे काम से चौक जाना था। मैंने भुवन से तांगा मंगवाने को कहा तो मालूम हुआ कि नौकर बीमार है। ये सोचकर कि बाहर निकलकर कोई सवारी ले लेंगे, मैं भुवन के बंगले से चल पड़ा। भाई सुरेश, जानते हो कि धूप कितनी कड़ी होती है। इलाहाबाद में ठीक दोपहर जमीन जल रही थी, खोपड़ी चटकी जाती थी। फाटक के बाहर आकर मैंने एक पेड़ की छाया में खड़ा होना तय किया और सवारी का इंतजार करने लगा। अब मैं करीब आध घंटे वहां खड़ा रहा, लेकिन कोई खाली तांगा नहीं निकला। तबीयत परेशान। मेरा बंगला वहां से करीब 2 मील की दूरी पे था।
पैदल चलने के ख्याल से ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। कुछ समझ में ना आता था क्या करें। आखिर मैंने तय किया कि अगर 10 मिनट में कोई सवारी न मिली तो जान पे खेलकर घर तक का रास्ता नापेंगे पैदल। और क्या, 10 मिनट भी हो गए मगर सवारी का कहीं पता नहीं भाई साहब। अब मैंने चलने के लिए कमर बांधी, पैर उठाया ही था कि इक्के की घड़घड़ाहट मुझे सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक खाली इक्का चला रहा है। मैं रुक गया। सुरेश, सच कहता हूं कि उस इक्के को देखकर मेरी जान में जान आ गई यार, लेकिन उस इक्के की बाबत यहां कुछ बदला देना जरूरी होगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो इक्का गदर के पहले का बना होगा, क्योंकि इतनी पुरानी लकड़ी की चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहिए छोटे छोटे जिन पर लोहे का हाल चढ़ा था, धुरे से निकलने की लगातार कोशिश कर रहे थे मगर निकल नहीं पाते थे, क्योंकि लोहे की एक कील उनको जैसे रोक रही थी। इसीलिए शायद उन कीलों से लड़ने के वक्त कभी कभी एक कर्कश आवाज कर देते थे। उस इक्के की छत बार बार चारों तरफ हिलडुल कर जैसे अपने बुढ़ापे का ऐलान करती थी। छत के 3 डंडे तो मौजूद थे, लेकिन चौथे के जवाब दे देने के कारण बांस का डंडा लगाया गया था। बाकी 3 डंडों में भी काफी मरहम पट्टी हो चुकी थी। उस इक्के पर एक गद्दा बिछा हुआ था, जिसके ऊपर का कपड़ा फट गया था और रुई हवा में उड़कर दुनिया में घूमने फिरने की सोच रही थी। अब उस इक्के में जो घोड़ी जुती हुई थी वो करीब 3.5 फीट ऊंची, 5 फीट लंबी और ये 1 फीट चौड़ी रही होगी। एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी उसकी। वो कभी कभी रुककर सुस्ताने की कोशिश कर लेती थी। इक्केवान करीब 70 बरस के बुजुर्गवार थे, जिनकी दाढ़ी थी काफी लंबी, सन की तरह सफेद, कमर झुकी हुई, दांत नदारद। उनके एक हाथ में चाबुक था और एक हाथ में घोड़े की रास। वो उस वक्त शायद अफीम की पिनक में ऊँग रहे थे। सुरेश, तबीयत तो न हुई कि मैं उस पर बैठूं, लेकिन मरता क्या न करता। मैं चलते इक्के पर ही उचक कर बैठ गया। घोड़ी ने अंदाज लिया कि इक्के पर बोझ ज्यादा हो गया है और विरोध में खड़ी हो गई। इक्के के खड़े होने के साथ ही जो झटका लगा है तो बड़े मियां ने आंखें खोल दी। एक ही सांस में घोड़ी को मां बहन की गालियां देते हुए 4-5 चाबुक फटकार कर लगाए और घोड़ी को चलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मुझे देखा। बाबूजी सलाम, कहां चलना होगा, बस सीधे चले चलो, मैंने कहा, क्योंकि मेरा बंगला दरअसल उसी सड़क पे ही तो था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक तांगा मेरी दाहिनी ओर से आगे बढ़ा और क्या देखता हूं कि उस तांगे पर 2 औरतें बैठी। उन दोनों को तुम जानते हो, प्रभा और कमला। ये दोनों जब मैं यूनिवर्सिटी में था मेरे साथ ही तो पढ़ती थी, और इधर इन दिनों इन दोनों से मेरी दोस्ती कुछ थोड़ी सी गहरी हो रही थी। सुरेश, क्या कहूं, इनको देखते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया यार, कलेजा धक हो गया। अगर इन्होंने मुझे सिक्के पे देख लिया तो एकदम मैंने अपना मुंह उधर से फेर लिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं ही अकेला उस सिक्के पे था। अगर और सवारियां होती तो शायद मैं छिप भी जाता। तांगा तेजी के साथ बढ़ा जा रहा था, लेकिन एकाएक धीमा हो गया। मैं उस वक्त पीछे देख रहा था। मैंने सोचा कि तांगा चाहे लाख धीमा किया जाए, मेरे इक्के को नहीं पा सकता। ये सोचकर मैंने संतोष की गहरी सांस ली। लेकिन यार, एकाएक तांगा रुक गया और प्रभा और कमला दोनों मुझे जोर से देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। यार सुरेश, तुम नहीं जान सकते उस वक्त मेरी क्या हालत थी। शर्म और गुस्से से मेरे चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था। दिल में तरह तरह के ख्याल उठते थे। कभी तबीयत होती थी कि सिक्के वाले की जान ले लूं, और कभी अपनी जान लेने की सोचता था। फिर कभी उन दोनों का गला घोट देने की तबीयत होती थी। लेकिन मैंने अपना मुंह सामने न किया। मैंने भी इक्के वाले से कहा, इक्का रोक दो। लेकिन काफी देर तक तांगे ने चलने का नाम ही नहीं लिया, तो मुझे मजबूरन इक्के वाले से कहना पड़ा, इक्का मोड़ लो। और मैं जहां से चला था वहीं लौट आया। इतना शर्मसार तो यार मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ, और मैंने तय कर लिया कि मैं इन दोनों को दिखा दूंगा कि मेरे पास कार है, और इस तरह मैं अपनी इज्जत पर लगे इस धब्बे को धो दूंगा। और उसी शाम मैंने ये कार ले ली। पास में रुपया न था, इसीलिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लेनी पड़ी। उनका ये बयान सुनकर मैं हंस पड़ा। अच्छा, तो इस तरह से कार आई। खैर, कार तो आई भाई। चौधरी विश्वंभर सहाय ने चाय का दूसरा प्याला बनाते हुए कहा, यार सुरेश, ये कार मैं नहीं रख सकता। अपना खर्चा चलाना ही भारी पड़ता है। कार तो एक बला की तरह पीछे पड़ी। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जिस दिन से कार ली है उस दिन से उन दोनों की शक्ल ही नहीं दिखाई दी। आज 2 महीने से दिन रात कार पे चक्कर लगा रहा हूं। शहर की हर एक सड़क छान डाली और उनके मकान के तो न जाने कितने चक्कर लगा लिए, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे एक बार कार पर कहीं देख लें। लेकिन न जाने कहां गायब हो गई, उनका पता ही नहीं लगता।
जिस दिन उन्होंने ये कार देखी उसके 2-4 दिन बाद ही मैं ये कार बेच दूंगा। अरे बाबा, मैं तो बाज आया इस तरह की कार से। अच्छा, अब वो इंस्टॉलमेंट के पैसे तो निकालो यार।